नमस्कार, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी के चैनल पर। और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया में डिलिमिटेशन का विरोध हो रहा है, परिसीमन का विरोध किया जा रहा है। अब ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक सवाल उठता है कि दक्षिण भारत में जो जनसंख्या नियंत्रण की गई एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया में, आप देखेंगे कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जनसंख्या कितना ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। जहाँ पर उत्तर भारत में काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या है, वहीं दक्षिण भारत के अंदर जनसंख्या नियंत्रण करने की कोशिश की गई और वहाँ पर वो लोग कामयाब भी हुए हैं। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन जी, उनके द्वारा ये बयान भी दिया गया कि जो जनसंख्या नियंत्रण की गई है, वो कहीं न कहीं हमारी जो है आने वाले टाइम के अंदर पार्लियामेंट के अंदर या देश में हमारी आवाज़ जो है वो कम हो जाएगी। यानी कि हमारा प्रतिनिधित्व कम होने वाला है। अगर डिलिमिटेशन यानी कि जो परिसीमन है, वो जनसंख्या के आधार पर हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कवर करने को, बताने को, उनको हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे कि परिसीमन क्या होता है? जनसंख्या नियंत्रण करना इनके लिए भारी क्यों पड़ गया? अब यहाँ पर सरकार इनको कैसे टैकल कर रही है? अमित शाह के द्वारा एक बयान भी दिया गया कि नहीं, हम जनसंख्या के आधार पर परिसीमन नहीं करेंगे। हम यहाँ पर जो तमिलनाडु है या फिर जो भी साउथ इंडिया के जो स्टेट हैं, उनकी जो एक प्रतिनिधित्व है, उनको कमज़ोर नहीं होने देंगे। आखिर सारी लड़ाई है क्या? इनको हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीडीएफ के लिए मैं बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दिया मिलेगा। तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी के द्वारा, अभी आपको ये नहीं जानना कौन सी डेट को उन्होंने कहा, यहाँ पर तो बुधवार है। तो यहाँ पर बोला गया अमित शाह जी के द्वारा कि जो परिसीमन है उसके बाद जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनकी एक भी सीट उनको गंवानी नहीं पड़ेगी। देखिए, ये सारा मामला जो है वो पावर का है, प्रतिनिधित्व का है। हमारी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुँचे या हमारा प्रतिनिधित्व हो, हमारी वैल्यू हो, ये सारी चीज़ वही है आपको। अभी एक-एक करके आपको पता चलेगा एक्चुअल में। आप ये जो कह रहे हैं एम के स्टालिन जी कि हाँ, जो और भी वो बाकी जो चीफ मिनिस्टर हैं, अलग-अलग जो राज्यों के हैं साउथ इंडिया के, उन्होंने डिलिमिटेशन का विरोध किया और अब नहीं, पहले भी जो डिलिमिटेशन हुआ था उसका भी विरोध किया गया था। और जो आज की डेट में आप 543 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखते हैं, उनको एज़ इट इज़ रखवाया गया था। बहुत पहले की बातें हैं, उनको भी हम इतिहास को भी खंगालने वाले हैं। तो अमित शाह जी के द्वारा ये आश्वासन दिया भी गया कि नहीं भई, हम दक्षिण भारत के राज्यों की किसी की भी सीट नहीं गँवानी पड़ेगी, उनकी सीट में कोई कमी नहीं होगी। अब एक सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है कि चलिए मानिए कि सीट में तो कोई कमी नहीं होगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सीट है उनको जितनी मिली हुई है, उनके पास उतनी रहेगी। तो क्या सीट बढ़ेगी या फिर एज़ इट इज़ रहेगी? भई कमी तो नहीं होगी, ये तो मान लिया, क्या बढ़ेगी? इसके ऊपर कोई बात नहीं बोलेगी। उन्होंने तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों को जो लंबे समय से एक चीज़ जो चली आ रही थी, उस आशंका को दूर किया और कहा कि नवीनतम जो जनसंख्या के आंकड़े हैं, उनके आधार पर अगर परिसीमन किया गया तो संसद में उनका जो प्रतिनिधित्व खत्म होने वाली बात है, उसको वो दूर कर रहे हैं कि नहीं, आपको कोई भी सीट यहाँ पर खोनी नहीं पड़ेगी। ऐसी ही बात जो हमारे देश के जो मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा उन्होंने भी ये बात बोली गई कि उत्तर दक्षिण का जो भेद नहीं है, परिसीमन से सभी राज्यों को फायदा होगा। ये बात उनके द्वारा यानी कि राजनाथ सिंह के द्वारा ये बात बोली गई। देखिए, अब आप जो डिफरेंस देखेंगे जनसंख्या का उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अंदर, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी देखने को मिलने वाला है। दक्षिण भारत में जहाँ पर आप एक जो जनसंख्या के अंदर कंट्रोल किया गया है, उत्तर भारत में वैसा कंट्रोल आपको नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर ज़्यादा जो है आपको जनसंख्या देखने को मिल रही है। तो एक जो चीज़ यहाँ पर आती है कि हमने तो कोशिश की, हमने हमारे देश की जनसंख्या को बढ़ने से रोका, यहाँ पर हमने फैमिली प्लानिंग लेकर आए, हमने जनसंख्या कंट्रोल करने की कोशिश की और उसके अंदर हम कामयाब भी हुए। तो हमने जो काम किया वो देश हित में किया और बावजूद उसके हमारा प्रतिनिधित्व जो है वो पार्लियामेंट में कम हो रहा है। तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है यहाँ पर, ये जो इनके द्वारा जो बात बोली जा रही है। जो अगर न्यूनतम आंकड़े हैं, अब जो ऑब्वियसली जनसंख्या शुरू हो चुकी है, गणना जो है वो जनसंख्या की स्टार्ट होने वाली है और उसके आधार पर क्या होगा कि जनसंख्या गणना के आधार पर परिसीमन होगा। परिसीमन होने के बाद क्या होगा कि भई ऑब्वियसली सीटों के अंदर इजाफ़ा किया जाएगा। अब ये सीटों के अंदर इजाफ़ा क्यों किया जाएगा? अभी आपने देखा होगा कि पुरानी पार्लियामेंट को हटाकर नई पार्लियामेंट बनाई गई है और नई पार्लियामेंट इसलिए बनाई गई क्योंकि उसमें बैठने के लिए सांसदों की संख्या ज़्यादा है, मतलब वहाँ पर ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। तो कहीं न कहीं वो ये चीज़ तो पहले से ही अनुमान में आ गई थी कि हाँ, अब परिसीमन होने वाला है। यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सीट है वो बढ़ने वाली हैं और साथ ही साथ
साथ एक और चीज़ जो यहाँ पर आपको निकल कर आएगी कि महिलाओं के लिए आरक्षण जो है यहाँ पर लगा दिया गया है कि आरक्षण इन द सेंस कि महिलाओं के लिए सीट रिज़र्व कर दी गई है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ महिलाएँ ही लड़ेंगी। तो वहाँ पर भी एक चीज़ यहाँ से निकल कर आती है कि देखिए 543 है, इसमें से तो वही महिलाओं के लिए अगर करने बैठे कि इसमें से भाई 30% जो है 33% जो है महिलाओं के लिए आप एक काम करिए, आरक्षण रख दीजिए, रिज़र्व रख लीजिए यहाँ पर सीट जो है, ऐसा तो होने से रहा। तो क्या होगा, इस सीट के अंदर इजाफ़ा किया जाएगा और उन सीट के आधार पर महिलाओं को वहाँ पर रिज़र्वेशन दे दी जाएगी कि हाँ 33% जो है महिलाओं के लिए यहाँ पर सीट जो है रिज़र्व रख दी गई। तो ये जो इस बात से कंक्लूज़न निकाला गया कि हाँ, आने वाले टाइम में परिसीमन किया जाएगा और वहाँ पर सीटें जो है वो बढ़ने वाली हैं। क्लियर? अब एक बार ज़रा आप देख लीजिए कि किस-किस राज्य के पास, किस-किस यूनियन टेरिटरी के पास जो है वो सीटें आती हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना उत्तर भारत के अंदर, तो उत्तर भारत में आप देखिए उत्तर प्रदेश में आप देखिए 543 जो है टोटल सीट है। 543 में से 80 यानी 80 सीट जो है वो अकेला उत्तर प्रदेश लेके बैठा हुआ है। फिर इसके पास बिहार जो है वो 40 सीट लेके बैठा हुआ है। इन दोनों राज्यों को मिला दें तो 120 सीट तो यही लेके बैठे हुए हैं। तो अब प्रतिनिधित्व की जो बात बोल रहे हैं वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर परिसीमन जनसंख्या के आधार पर हुआ तो ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश में तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है तो इनकी सीटें जो है और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि अभी परिसीमन यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना वो 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, यानी 10 लाख लोगों के ऊपर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। तो ये क्या करते हैं, परिसीमन यानी डिलिमिटेशन क्या होती है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। जैसे राज्य होता है ना, राज्य के अंदर जो जिला होता है, जैसे राजस्थान है, राजस्थान के अंदर अलवर हो गया या फिर बीकानेर हो गया, ये जो छोटी-छोटी आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अलग-अलग शहर हैं, ये जैसे इनकी एक बाउंड्री होती है ना, ऐसे ही इलेक्शन के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है कि भाई एक मान लीजिए ये एक शहर है, मान लीजिए दिल्ली है, ठीक है? दिल्ली है। अब दिल्ली के अंदर भी अलग-अलग हिस्सों को बाँट दिया जाएगा कि भई यहाँ पर 10 लाख लोग रहते हैं तो ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, ए कॉन्स्टिट्यूंसी होगी। यहाँ पर भी 10 लाख लोग रहते हैं तो ये बी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी। यहाँ पर भी 10 लाख लोग रहते हैं, यहाँ पर भी सी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाती है जनसंख्या के आधार पर कि भाई 10 लाख लोग इकट्ठे हो गए हैं, इनको मिला के एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दो। ज़रूरी नहीं होता कि भाई पूरी दिल्ली के अंदर ही एक कॉन्स्टिट्यूंसी बने, ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल हिसार की अगर मैं बात करूँ, हिसार में विधानसभा की अगर मैं बात करूँ तो हिसार में आप देखेंगे, हिसार यानी हरियाणा का एक जिला है। तो हरियाणा हिसार के अंदर क्या होता है कि ये हिसार है, हिसार का इतना हिस्सा एक अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करता है, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का आता है और इधर इस साइड एक दूसरा आता है, यानी हिसार को ही 2 हिस्सों में बाँट रखा हुआ होता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वो जनसंख्या के आधार पर डिफाइन की जाती है। जनसंख्या ज़्यादा हो गई है तो मान लीजिए 10 लाख से ज़्यादा निकल गए हैं तो 10 लाख को अलग कर दिया जाएगा, फिर और बाकी लोगों को दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिलाया जाएगा। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें बढ़ जाती हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें बढ़ जाती हैं। तो यहाँ देखेंगे तो ये दक्षिण भारत में चिंता किस बात की? दक्षिण भारत में चिंता इस बात की कि अगर आप उत्तरी भारत देखें, तो उत्तरी भारत में देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखें 80 सीट है, बिहार के अंदर 40 हैं, मध्य प्रदेश के अंदर 29 हैं, तो यहाँ पर आप देखें महाराष्ट्र के अंदर 48 हैं। तो इतनी सीटें हैं क्योंकि बीजेपी का या फिर कांग्रेस का ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर इन सीटों के ऊपर तो लड़ाई लड़ रही हैं कि भाई कहाँ पर किसका ज़्यादा पकड़ है। तो अगर ज़्यादा पकड़ बीजेपी की ऊपर की साइड है तो वो तो हमेशा ऊपर ही रह जाएँगी, यानी कि उत्तर भारत में है तो उत्तर भारत में तो हमेशा वो ज़्यादा सीटें लेकर ही अपनी सरकार बनाएँगी। तो दक्षिण भारत के लोगों की आवाज़ जो है वो पहुँच नहीं पाएगी, उनका प्रतिनिधित्व वहाँ पर पहुँच नहीं पाएगा दिल्ली के अंदर। क्यों? देखिए कर्नाटका के अंदर 28 सीट हैं, केरला के अंदर 20 सीट हैं, तमिलनाडु में 39 सीट हैं, आंध्र प्रदेश में 25 सीट हैं, तेलंगाना में 17 है। अब यहाँ पर भी कुछ आंकड़े दिए गए हैं, अगर जनसंख्या के आधार पर यहाँ अगर परिसीमन किया गया, तो ये सीटें कितनी बढ़ जाएँगी और उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें बढ़ जाएँगी, उसको भी हम देखने वाले हैं। पहले तो परिसीमन मैं बता देता हूँ कि परिसीमन क्या होता है। तो परिसीमन एक संवैधानिक आदेश है, यानी कि ये बाकायदा लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि हाँ, अगर जनसंख्या बढ़ रही है, उनका प्रतिनिधित्व के लिए अगर सांसद की ज़रूरत है, तो वहाँ पर जो है वो संसद की सीट बढ़ाई जाए। जो है एक हर जनगणना के बाद किया जाता है। तो यहाँ पर हो गया हमारे सामने परिसीमन का मतलब। इसका उद्देश्य देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में लगभग समान संख्या में लोग रहते हों। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि
जो एक बात बोली गई कि हाँ 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसा नहीं है कि कहीं दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी बना दो जहां पर सिर्फ 2 लाख लोग हो, नहीं भाई, समान ही जनसंख्या रखनी है जहां तक पॉसिबल हो सके। हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 का फर्क चल सकता है, लेकिन इतना फर्क नहीं चलेगा। एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो 10 लाख लोगों के ऊपर है और दूसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप रख रहे हो 2 लाख लोगों के ऊपर, ऐसा नहीं हो सकता। तो 1976 तक क्या हुआ था, हर भारतीय जनगणना के बाद पूरे देश के अंदर लोकसभा हो गया, चाहे राज्यसभा हो गया या फिर विधानसभा की सीटों हो गया, उनके अंदर परिवर्तन होता रहा। 1951 की जनसंख्या होगी, जनगणना हो गई, या 1961 की जनगणना हो गई, या 1971 की जनगणना हो गई। ऐसा 3 बार हुआ है कि सीटों के अंदर इजाफा हुआ। फिर आता है हमारे देश के अंदर इमरजेंसी। इमरजेंसी के अंदर जो एक अमेंडमेंट लाया गया, 42वां संविधान संशोधन 2000, जिसमें यह बात बोली गई कि 2001 तक क्या गया, सीटों के अंदर रोक लगा दी गई कि हाँ अब यहां पर कोई भी सीट नहीं बढ़ेगी। ऐसा क्यों किया गया कि 2001 तक जनगणना तक, जो भी जनगणना होने वाली है 2001 में, तो वहां पर क्या होगा कि जो जिनकी जनसंख्या ज्यादा है जिन क्षेत्र के अंदर, वो वहां पर अपनी जनसंख्या को कंट्रोल कर लें और कंट्रोल करके भाई जनसंख्या को कम करें, और बजाय इसके कि उनके वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सीट है वो कम ना हो, एज इट इज बनी रहे, तो उनको ये मौका दिया गया। फिर क्या होता है भाई, 2001 भी आ जाता है। 2001 के बाद तो आप जनगणना करेंगे तो भी सीट के अंदर कुछ ना कुछ तो इजाफा करेंगे। तो 2001 के बाद क्या हुआ कि जनगणना हुई, तो जनगणना में वहां पर होना क्या था, सीटों में इजाफा होना था, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। क्या, क्यों हुआ ऐसा नहीं हुआ? देखिए, यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसमें फेरबदल कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूंसी की मतलब कि मान लीजिए दिल्ली की जो एक ये बाउंड्री है, दिल्ली ये बाउंड्री है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के साथ यहाँ पर मिल रहा है। तो इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि मान लीजिए इसकी जो बाउंड्री थोड़ी सी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर ऐसी मिला देगी, या उत्तर प्रदेश की थोड़ी बहुत ऐसी मिला देगी, ताकि यहाँ के जो लोग हैं एक अलग सी कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब यहाँ बन जाए। तो यहाँ के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव कर दिया गया। सीट नहीं बढ़ाई गई, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के अंदर, यानी कि उनकी जो बाउंड्रीज हैं उनके अंदर चेंज कर दिया गया, बाउंड्री के अंदर चेंज किया गया कि हाँ थोड़ा बहुत इधर दे दो। मान लीजिए ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके अंदर मान लीजिए भाई 10.5 लाख लोग आ रहे हैं, यहाँ पर 9.5 लाख लोग आ रहे हैं, भैया ये काम करो 50,000 यहाँ चले जाओ, तो थोड़ा बहुत इस कॉन्स्टिट्यूंसी को मिल जाएगा, यहाँ बराबर हो जाएगा। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी की जो एरिया है उसके अंदर जो एक सीमा है उसको चेंज किया गया, ना कि सीट बढ़ाई गई। तो यहां पर ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि जो दक्षिण भारत है उनका एक तरीके से विरोध वहां पर स्टार्ट हो गया था कि अरे आप डिलिमिटेशन कर रहे हो, यहां परिसीमन करोगे तो हमारी सीटें कम हो जाएंगी, हमारा प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। तो यहां पर विरोध शुरू हो गया था 2001 के अंदर। क्लियर? तो दक्षिण भारत राज्य जो है परिसीमन से क्यों घबराए हुए हैं, एक बात तो ये। आप देखिए जो हमारे पेनिनसुलर इंडिया है, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है, वहां पर राज्यों को लगता है कि जो अगर आप नवीनतम जनसंख्या डेटा के ऊपर परिसीमन करेंगे, परिसीमन करने पे क्या होगा, उनकी राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी। सारा खेल यहाँ पर पावर का है कि हमारे जो आवाज है वो दब जाएगी, हमें कोई नहीं सुनेगा। आप जो है अब सरकार बनाएंगे, भाई सरकार बनाने वाले को चाहिए क्या, 543 सीट है, इनका हाफ ही तो चाहिए होता है, हाफ से एक ज्यादा ही तो चाहिए होती है। तो बाकी का उनका क्या करना भाई, जीत जो है वो 1 से हो या 2 से हो, जीत तो जीत होती है, उनको इतनी ही सीट लेकर तो अपनी सरकार बनानी होती है। तो आप देखेंगे ना उत्तर भारत के अंदर किसका प्रतिनिधित्व है, या फिर उत्तर भारत के अंदर कौन ज्यादा पार्टी जो है पावरफुल है, दक्षिण भारत के अंदर इतना लोग ध्यान नहीं देंगे, फिर वो ऊपर की तरफ यानी उत्तर भारत की तरफ दो लोग ध्यान देंगे। ध्यान देने के कारण क्या होगा कि उनकी ही आवाज जो है, उनकी ही बातें जो है वो सुनी जाएंगी, दक्षिण भारत को कोई सुनेगा नहीं। तो ये बोल रहे हैं कि आप हमारी बातें तो सुनोगे ही नहीं, क्योंकि हमारे पास सीटें कम है, हमारी सीटें कम है, तो हमारे तक तो कोई जाएगा ही नहीं पूछने हमसे कि हमारा हालचाल कैसा है। सितंबर 2023 में महिला आरक्षण बिल, मैंने जैसे कहा कि वो पास हो गया था। पास होने के बाद जिससे ये समझा गया था कि परिसीमन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। ऑब्वियसली 543 जैसे मैंने कहा, इसके अंदर महिला आरक्षण अगर आप देने लग गए सीटों के महिलाओं के लिए, एक आपने रिजर्व रख दी यहाँ पर सीटें, तो हाहाकार तो वैसे मच जाएगा। लोग बोलने लग जाएंगे, जो पुरुष हैं वो कहेंगे अरे अरे हमारी सीटें कम हो गई, हमारी सीटें कम होगी। ऐसा कौन बर्दाश्त करेगा? तो सीटें, महिलाओं को आरक्षण भी देना है एक तरीके से, तो करना क्या है, और लोगों को भी नाराज नहीं करना है। तो यहाँ पर परिसीमन करिए, परिसीमन करके इन सीटों की संख्या बढ़ा दीजिए, जो है वो महिलाओं को पकड़ा दीजिए। तो ऐसा ही चीजें की करने की कोशिश कर रहे हैं। डीएमके के जो एक नेता हैं कनिमोझी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन का उन्होंने एक बयान पढ़ा था। कहा था कि यदि परिसीमन नई जनसंख्या जनगणना के आधारित पर होता है तो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, उनकी आवाज कोई सुनेगा ही नहीं, उनके ऊपर कोई ध्यान देगा ही नहीं। और ये वाकई में सच बात है। देखिए भाई, जिसके पास पावर कम या फिर जिसके पास सीटें कम है, जैसे मैंने कहा यहाँ पर आप देखिए
वैसे ये चीज़ होनी तो नहीं चाहिए, गलत चीज़ है, सुननी सबकी चाहिए क्योंकि एक देश है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर देखिए पुडुचेरी के अंदर एक ही सीट है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर कोई बीजेपी बोले मैं तो ध्यान नहीं देता, मेरे को तो जितनी सीटें बहुमत के लिए चाहिए मेरे पास लेके आगे, बाकी इन सीटों का मुझे कोई मतलब है नहीं, मैं तो ऊपर-ऊपर की तरफ देख लूँगा, ऊपर-ऊपर जो विकास करना है कर लेंगे, इनको खुश रख लेंगे, इनको खुश रखने के बाद यही वापस मेरी सरकार वापस बना देंगे, तो नीचे की तरफ कौन ध्यान देगा, वहाँ डेवलपमेंट कहाँ जाएगा? तो यही तो रोना हो रहा है ना यहाँ पर कि भाई हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, हमें यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं मिलेगा, हमारे लोगों को काम नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ जो है वो प्रतिनिधित्व की लड़ाई है, किसका प्रतिनिधित्व ज़्यादा होगा। कनिमोझी का समर्थन करते हुए जो टीएमसी के जो नेता हैं महुआ मोइत्रा, उन्होंने भी कहा था कि आंकड़ों के अनुसार केरल के लिए सीटों की संख्या में 0% वृद्धि होगी। अगर नई जनसंख्या के ऊपर जनगणना की गई तो वहां पर तो केरल को तो 0% यानी एक भी सीट नहीं मिलेगी। तमिलनाडु को केवल 26% वृद्धि होगी, लेकिन मध्य प्रदेश यूपी के अंदर 80% तक भी सीटें बढ़ जाएंगी। मतलब मान लीजिए 100 सीट हैं, 80% यानी 180 सीट हो जाएंगी आने वाले टाइम में, अगर ऐसा रहा हुआ तो जनगणना नई जनसंख्या के ऊपर हुआ तो। पिछले साल अक्टूबर में अपने राज्य में बढ़ती हुई उम्र के कारण जो है चिंता व्यक्त की थी आंध्र प्रदेश के जो सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू जी ने, और उन्होंने घोषणा भी की थी कि सरकार जो है वो जो परिवार है उनको ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, इंसेंटिवाइज करेगी, उनको फायदे देगी सरकार की तरफ से। अभी क्या है कि आंध्र प्रदेश के अंदर एक कानून चलता है, कानून ये है कि अगर जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो जो एमसी के जो चुनाव होते हैं ना, क्यों एमसी के इन द सेंस की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होते हैं, नगर निगम के, नगर परिषद के जो चुनाव होते हैं, तो उनके अंदर कोई खड़ा नहीं हो सकता अगर उसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो कहीं न कहीं उसको खत्म करने की बात की जा रही है कि नहीं, 2 से यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं रखी जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है आप देखेंगे जनसंख्या या फिर जो लोगों की संख्या देखेंगे तो बुजुर्ग लोग ज़्यादा हो गए हैं। तो इस चिंता के कारण जो है एन चंद्रबाबू नायडू जी ने ये बात बोली थी। फिर कुछ टाइम बाद स्टालिन जी के द्वारा, जो एम के स्टालिन है तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी जनसंख्या वृद्धि की दर के कारण एक बात तो यहाँ पर बोली थी कि उत्तर भारत में ज्यादा जनसंख्या हो रही है, तो मजाक करते हुए उन्होंने ये कहा था कि क्यों ना हम भी 16 बच्चों का एक लक्ष्य रख लें, मतलब कि हर जो परिवार, हर एक जो कपल है वो 16 बच्चे पैदा कर ले। तो ये एक तरीके से उन्होंने मजाक में बोला था, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये जो बातें बोली जा रही हैं वो ये दर्शा रही हैं हमें काफी ज्यादा टेंशन है, हमारा प्रतिनिधित्व कम होने वाला है आने वाले टाइम में अगर नई जनसंख्या के ऊपर जनगणना की गई तो। उल्लेखनीय है कि पिछले साल जुलाई में जो संघ परिवार यानी आरआरएसएस है, आरएसएस ने भी चिंता व्यक्त की थी कि पश्चिम और दक्षिण भारत में जो कम जन्म दर है उनके कारण जो है उनके ऊपर अनुचित स्थिति के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, मतलब कि वहां पर गलत चीजें हो जाएंगी अगर नई जनसंख्या के ऊपर, जनगणना के ऊपर क्या हुआ अगर परिसीमन किया गया तो। आरएसएस की एक पत्रिका आती है द ऑर्गेनाइजर, वहां पर यह बात बोलेगी कि क्षेत्रीय संतुलन एक और महत्वपूर्ण आयाम है जो भविष्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। जनसंख्या नियंत्रण उपायों के संबंध में पश्चिम और दक्षिण राज्य अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में तो काफी बढ़िया काम किया है दक्षिण और पश्चिम राज्यों ने, और इसलिए उन्हें डर है कि यदि जनगणना के बाद आधार जो है वो जनसंख्या में बदलाव किया गया तो संसद की कुछ सीटें वहां पर खो जाएंगी। अब खो क्या जाएंगी, अभी इस चीज को भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा अगर नई जनसंख्या के ऊपर जनगणना हो रही है, मतलब नई जनगणना के आधार पर परिसीमन किया गया तो फिर क्या होगा, कितनी सीटों में वहां पर इजाफा होगा या फिर किसकी कितनी सीट चली जाएगी या कोई भी सीट नहीं बढ़ेगी। एक बार उस चीज को समझ लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर आपके सामने डेटा लेकर आया हूं मैं। देखिए परिसीमन के बाद प्रत्येक राज्य को मिलने वाली कैसे होता है, एवरेज रखा जाता है कि भाई 10 लाख लोगों के ऊपर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है, तो एक एवरेज यहाँ पर रखा जाता है। उदाहरण के लिए समझो 1977 की जो लोकसभा में भारत में प्रत्येक संसद में क्या हुआ था, 10.11 लाख, यानी मान लीजिए मोटा मोटा 10 लाख लोगों के ऊपर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक संसद होता था 1970 की जनगणना के ऊपर। लोकसभा में ये बात बोली गई, जबकि हर निर्वाचन की क्षेत्र की आबादी एक समान होना तो देखो मुश्किल है, कि ऐसा नहीं है कि हर जगह ही हम 10 लाख लोग लेकर आए, जरूरी तो नहीं है ना, 10 लाख लोग कम भी हो सकते हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि वहां पर जो एक आंकड़ा है ना 10 लाख के आसपास रख लें, 9 लाख रख लें, 8.5 लाख रख लें, या किसी के पास 11 लाख रख लें, मतलब कि कहीं ना कहीं उस 10 लाख के नजदीक लेकर आए हम। हालांकि अगर मान लो कि भाई आपने 10 लाख लोगों के ऊपर
इस बार भी रखा। भाई ये तो पुराना हो गया, नया आ रहा है, जनसंख्या बढ़ी हुई है। अब क्या हुआ कि आपने 10 लाख लोगों के ऊपर फिर से वही आंकड़ा रख लिया कि हम 10 लाख लोगों के ऊपर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रखेंगे। तो क्या होगा, अभी कितनी सीटें हैं 10 लाख लोगों के ऊपर एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर? 543। अगर यही चीज सेम रखी गई अब की जनगणना में, तो सीटों के अंदर कितना इजाफा हो जाएगा? 1400 एमपी हो जाएंगे। ये 543 बढ़ के कितने हो जाएंगे? 1400 लोग हो जाएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब क्या ऐसा पॉसिबल है? इसको भी एक बार थोड़ा सा होल्ड करना, बताऊंगा ये पॉसिबल है या नहीं है। तो इससे क्या होगा, देखिए 1400 कैसे हो जाएंगे? अरे अभी तो जनगणना हुई नहीं। आप कैसे कह सकते हो सर? अरे जनगणना नहीं हुई तो यहाँ पर एक आंकड़े लिए गए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय 2025, उनके पास ऐसा आंकड़ा है कि अगर जनसंख्या के जो नई जनसंख्या है उसके ऊपर जनगणना हुई, जनगणना के ऊपर वहां पर क्या होगा कि अगर परिसीमन होगा, परिसीमन होने के बाद जो सीटें जो है, अगर आपने 10 लाख लोगों के ऊपर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिठाया तो 1400 आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां पर सीटें जो है वो लानी पड़ेंगी। इसका मतलब यह होगा कि अगर यूपी की बात करूं, उत्तराखंड समेत अगर मैं मिलाऊं, तो लोकसभा में अपनी सीटों की उनको कितनी संख्या हो जाएगी? 3 गुना। 80 है उनकी, 80 है, उनके पास कितनी हो जाएगी? 2500, 250 तक पहुंच जाएगी। वहीं पर बिहार में भी, जहां पर बिहार झारखंड को मिलाकर 54 है, वो 82 तक पहुंच जाएंगे। तो इतनी ज्यादा उनके पास, अरे देखिए 250 तो यहीं पहुंच रहे हैं, 250 बहुत ज्यादा होते हैं। और भी हैं जो आसपास के जो उत्तर भारत है, वहां पर कितनी सीटों के अंदर इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। तमिलनाडु के पास कितना होगा? देखिए तमिलनाडु के पास 39 है, लगभग लगभग उनका डबल हो जाएगा, 76 होएगा। जबकि केरल का आंकड़ा 26 है, बढ़कर कितना हो जाएगा? 36, जो कि राज्यों के वर्तमान हिस्से के दोगुने से भी कम है। क्योंकि नई संसद में भाई, अब मैंने कितना कहा, 1400 लोगों को आपको बिठाना पड़ेगा अगर 10 लाख लोगों के ऊपर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेकर आए। लेकिन संसद में बैठने के लिए सीटें ही सिर्फ 888। भाई 888 लोग ही बैठ सकते हैं, 888 ही लोग बैठ सकते हैं, 1400 लोगों को हम कहां से बिठाएंगे? तो एक तरीके से यानी कि ये फॉर्मूला तो फिट नहीं होने वाला, यानी 10 लाख लोगों के ऊपर तो ये बात नहीं मानने वाली। तो क्या होगा? चलो भाई ठीक है, 10 लाख लोगों के ऊपर नहीं होने वाली, कोई बात नहीं। तो एक काम कर लीजिए ना, हम 10 लाख लोगों के बजाय 20 लाख लोगों के ऊपर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिठा लेते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो 543 जो लोग हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हैं, वहां पर कितनी हो जाएंगी सीटें? वो 707 हो जाएंगी। दक्षिण राज्य में अभी भी काफी नुकसान होगा अगर ऐसा हुआ तो। तमिलनाडु में न तो सीटें बढ़ेंगी न तो सीटें घटेंगी, वहां पे तो 0% इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन केरल राज्य के अंदर तो 2 सीटें कम हो जाएंगी। लेकिन यूपी, जो उत्तराखंड की समेत अगर बात करूं, वहां पर 126 सीटें होंगी। कितना ज्यादा एक आपको देखने को मिलेगा, कितनी सीटें जहां पर इंक्रीज हो जाएंगी। बिहार में 85 सीटें हो जाएंगी, भले ही प्रति निर्वाचन क्षेत्र की औसत जनसंख्या, अब मान लीजिए 20 लाख भी नहीं करते, हम 10 लाख भी नहीं करते, हमने 15 लाख कर दिया, बीच का अपना लेते हैं भाई, 15 लाख लोगों के ऊपर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिठा लेते हैं, तो भी संसद में सीटें 942 रखी जाएंगी। तमिलनाडु और केरल में तो मामूली सी वृद्धि होगी, मतलब 52 और 24 वहां पर हो जाएंगी। जबकि यूपी और बिहार में 168 और 114 सीटें हो जाएंगी। तो ये जो फॉर्मूला है आपके सामने, मैंने मतलब कि एनालिसिस किया गया था इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, वही सेम चीजें मैंने आपके सामने रखी है। अगर देखिए ऐसा होगा, तो जहां पर अमित शाह जी के द्वारा बोला गया है कि नहीं आपकी सीटें कम नहीं होंगी, तो कोई ना कोई तो वहां पर चीजों को निकाला गया है, कोई ना कोई सोल्यूशन वहां पर निकाला जाएगा। ओके, चुनावों पर इसका क्या असर होगा? देखिए चुनावों पर भी काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है। देखिए दक्षिण भारत के जो क्षेत्रीय दल को लगता है कि जनसंख्या के आधार पर अगर परिसीमन हुआ, तो उत्तर में जो एक तरीके से अपना गढ़ जो रखती है वो बीजेपी रखती है। बीजेपी का उत्तर भारत के अंदर काफी ज्यादा पकड़ है एज कंपेयर टू जो कांग्रेस है या फिर अन्य जो पार्टीज हैं। उनको लगता है कि भाई अगर बीजेपी का वहां पर गढ़ है उत्तर भारत के अंदर, तो आने वाले टाइम में वही सरकार बनाते रहेंगे, हमारी तरफ से तो सरकार बनेगी नहीं, हमारी बात तो पहुंचेगी नहीं। और कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं इस बात की चिंता है। ऐसा क्यों? देखिए राम मंदिर के आंदोलन के दम पर 1980 के दशक के अंत से और 1990 के दशक की शुरुआत में भाजपा एक तरीके से काफी ज्यादा निकलकर सामने आई थी। फिर मंडल आंदोलन आ गया था। फिर इसके अलावा क्या हुआ, कांग्रेस का जो हिंदी हार्टलैंड है, वहां पर खराब प्रदर्शन करती रही, तो बीजेपी का एक तरीके से वहां पर एक प्रभुत्व वहां पर बनता रहा। यूपी में आप एक चीज देखिए, उत्तराखंड की समेत यहाँ पर बात कर रहा हूँ, 51 सीटें ये कांग्रेस के पास थी। 51 सीटें कभी हुआ करती थी, 51 सीटें। बिहार में 30 सीटें। यहां पर फिर आज की डेट में बात करें, केवल 6 सीटें और 5 सीटें रह गई। 6 सीटें हैं कांग्रेस के पास और 5 मतलब उत्तर प्रदेश में, और 5 सीटें हैं इधर झारखंड और बिहार दोनों को मिला के। तो देखिए कितना ज्यादा खराब प्रदर्शन हो गया। यह तब है जब पार्टी
के पास संसद में, मतलब ये कब है, सोचिए आज की डेट में 2024 के चुनाव जब हुए थे तो कांग्रेस पार्टी 99 सीटें जीत कर आई थी। इसमें से 6 सीटें हैं इसके पास उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को मिला दें, और 5 सीटें हैं इसके पास बिहार और झारखंड को मिला दें। कांग्रेस ने कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु में कुल मिलाकर 53 सीटें जीती। वास्तव में 2024 के चुनावों में जो इंडिया ब्लॉक था उसके द्वारा 232 सीटें जीती गई, जिसमें से 100 से थोड़ी बहुत अधिक सीटें जो है वो अधिक आबादी यानी कि उत्तर भारत राज्यों से उनको मिली थी ज्यादा, और बाकी सारी सीटें कहां से मिली, दक्षिण भारत राज्यों से मिली थी। 2019 में कांग्रेस ने 52 सीटें जीती, उसमें से 15 केरल में से, 8 तमिलनाडु में से। 2004 में जब उसने 145 सीटें जीती थी तो उसकी ज्यादातर जीत जो है वो दक्षिण भारत से आई थी, जिसमें 29 आंध्र प्रदेश से आई थी। 2009 में जब उसने फिर से जीत हासिल की तो आंध्र प्रदेश ने 33 सीटें जीती थी। तो आप देखिए कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो है वो दक्षिण भारत से ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू उत्तर भारत से। तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो पार्टीज को होगा, आने वाले चुनावों पे भी इसका डेफिनेटली प्रभाव पड़ेगा अगर सीटें जो है वो ज्यादा बढ़ाई गई उत्तर भारत के अंदर। देखिए ये तो आने वाली बात है कि भाई कितनी सीटें बढ़ने वाली हैं, कितनी सीटें नहीं बढ़ेंगी, कैसे इन सब चीज़ों को शांत किया जाएगा। और ये तो पक्का है कि परिसीमन होगा और परिसीमन के बाद सीटें 100% बढ़ने वाली हैं। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत अगर विरोध कर रहा है तो सीट नहीं बढ़ेंगी, सीट तो डेफिनेटली बढ़ेंगी, लेकिन अब सॉल्यूशन क्या निकालते हैं वो देखने वाली बात है। उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया होगा, डिलिमिटेशन क्या होता है, कब आया था, कब इसकी मतलब कितनी बार हो चुका है, क्यों विरोध कर रहे हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पर अपने डाउट लिख सकते हैं। पीडीएफ के लिए फिर से बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर वहां से इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।